5-6 इंडिकेट पॉइंट लिखवा दिए थे, मतलब 5-6 गुण हो गया था। तो ठीक है, अब नीचे हेडिंग लिखो, अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण हो गया। देख सकते हो, सबसे पहले अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया देखेंगे। आ जाओ, धातु की ऑक्सीजन से क्रिया क्या पढ़े थे जी? धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती थी तो अपना ऑक्साइड बनाती थी और प्लस कुछ नहीं बनाती थी। और ये धातुओं के ऑक्साइड होते कैसे थे? क्षारीय होते थे। अर्थात धातुओं के ऑक्साइड के क्षारीय होने का अर्थ क्या था? उसमें लिखवाए अर्थात कर दिया। अर्थात ये जल में घुलकर क्षार बनाते हैं या क्षारक बनाते हैं। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसका मतलब जब ये जल में घुलेंगे तो क्या बनाएंगे? क्षार बनाएंगे। इसमें अगर जल को घोल दिया जाए अर्थात प्लस H2O कर दें तो ये क्या बना लेंगे? क्षार बना लेंगे। ठीक है, अधातु इसका ठीक उल्टा होगी, क्योंकि नाम ही अधातु है। धातु का उल्टा अधातु, तो क्या करेंगे? अधातु जो है ऑक्सीजन से जुड़ेगी तो वो तो अधातु का ये ऑक्साइड बनाएगी। इसके ऑक्साइड क्या होंगे? उसके क्षारीय थे तो इसके अम्लीय होंगे। आ जाओ, और अम्लीय है तो जल में घुलकर क्या बनाएंगे? अम्ल बनाएंगे। तो पहला गुण तो हमारा यही हो गया, तो लिखो इसमें। दूसरा बेंच ले लो, कुर्सियां दोनों बैठेगा कोई? इसको तुम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे कर लो, इसको छोड़ दो जी, ये वाला छोड़ो, यहाँ आगे लगाओ, इधर बैठो। तो रासायनिक गुण में पहली हेडिंग लिखो। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग, अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। देखो, ऊपर का जो गुण लिखवाए थे वो भौतिक गुण था, समझ गए? भौतिक गुण का मतलब उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर भौतिक गुण पूछेगा तो ऊपर इंडिकेट वाला लिखेंगे, रासायनिक गुण पूछेगा तो इनको लिखेंगे। वैसे ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन जानना जरूरी था इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, कहां तक लिखे? अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, तो इसमें लिखेंगे सभी अधातुएं, ये हेडिंग था, इसके अंदर लिखना है सभी अधातुएं, सभी अधातुएं हो गया, ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती हैं।
ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती है। आगे काली पेन से लिखना, ये चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात हो गया, जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। हो गया। अतः अब ये अभिक्रिया का बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लो, इसमें हम मान रखते चले जाएंगे, हम कोई भी अभिक्रिया प्राप्त कर लेंगे। अधातु प्लस ऑक्सीजन, तीर के बाद अधातु का ऑक्साइड, फिर उस अधातु के ऑक्साइड को किसमें घोलना है? जल में घोलना है। तो हमको क्या मिल जाएगा? अम्ल मिल जाएगा। यहीं अगर धातु का ऑक्साइड लेते तो अम्ल की जगह क्या मिलता? क्षार मिलता। यही दोनों में अंतर होता है। अधातु में वे तत्व होती हैं जो अम्ल से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, सीधी सी बात, या अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये भी परिभाषा हो सकती है इसकी। पिछली परिभाषा तो हमने कल देखा ही था। क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बता रहे, पहले लिखो तो इसको, तो हिंदी लिखोगी तब तो अंग्रेजी बताएंगे, वैसे बताएंगे। हो गया ना? जैसे पहला नंबर, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया। अब यहां पे ऑक्सीजन हम कहीं बाहर से नहीं लेके आएंगे, वायु से हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन के ब्रैकेट में वायु लिख देना, उसके बाद से क्रिया लिखना। कार्बन की ऑक्सीजन अर्थात वायु से क्रिया। हो गया? तो अब क्या होगा देखो, कार्बन से तुम लोग परिचित हो गए, अर्थात कोयला। कोयले को वायु में रख दे तो क्या अपने मन से ही CO2 बन जाता है? मतलब कोयला बोरी भर के ला रहा है, अपने मन से वो CO2 बन जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होता। क्या करना पड़ता है? उसको जलाना पड़ता है। तो ऊपर हम लिखते हैं दहन। तो कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो उसका ऑक्साइड बन गया, CO2। नाम है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। कहा हमने अधातु का ऑक्साइड। तो अधातु यहाँ पे कौन सी थी? कार्बन। तो अधातु कार्बन थी, तो कार्बन का ऑक्साइड बन गया। नाम है, 2 ऑक्सीजन के कारण डाइऑक्साइड नाम पड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया ना? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कहां घोल दिया जाए? जल में। तो जब CO2 को जल में घोलते हैं तो क्या बनता है? इसका अम्ल बनता है। वैसे तो CO2 साधारण ताप पर जल में घोलती ही नहीं है, लेकिन जब उसको ताप बढ़ा के घोल दिया जाता है तब क्या बनाती है? अपना अम्ल बनाती है। और क्या बनाएगी? H2CO3। क्यों? क्योंकि कार्बन जो ऋणायन बनाता है, कार्बोनेट ऋणायन बनाता है। CO3 पे कितना माइनस होता है? 2 माइनस होता है। 1 माइनस का मतलब कई माइनस है, 2 माइनस होता है। उसके बाद अगर अम्ल बनाना है तो किसी भी ऋणायन को अगर अम्ल बनाना है तो उसे किसके साथ जुड़ना पड़ेगा? H+ के साथ जुड़ना होगा। तो इसको H+ के साथ जोड़ना है। तो इसका 1 है और इसका कितना है? 2 है। कटेगा क्या? 1 से 2 नहीं कटेगा तो तिरछा लिख दो, सूत्र बन जाता है। 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो H के नीचे आ गया 2 और CO3 के नीचे 1 लिखने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ में? तो सूत्र हमारा क्या बना? H2CO3। हो गया? तो ये प्रकार से हमारा H2CO3 बन गया। नाम होता है कार्बन से बना तो कार्बोनिक अम्ल।
क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। और इसके ऑक्साइड का क्या नाम था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही हम चाहें तो बहुत सारे अधातुओं को ले सकते हैं, उनकी ऑक्सीजन से क्रिया करा के उनका ऑक्साइड बना सकते हैं, फिर इसके ऑक्साइड की क्रिया जल से करा के क्या बना सकते हैं? अम्ल बना सकते हैं। कार्बोनिक अम्ल ही नहीं, अम्ल बना सकते हैं। और सबका कार्बोनिक अम्ल बनेगा क्या? तो इसको लिखो रिएक्शन। क्या लिखे पहले? इसमें हेडिंग लिखे ना खाली, मतलब कार्बन की ऑक्सीजन वायु से क्रिया, ये लिखे, डैश देके इसके अंदर लिख लो, डैश देके लिखो कार्बन का। अभी अभिक्रिया मत लिखो, पहले लिखो तब अभिक्रिया लिखना। ये हेडिंग थी, वही लिखना था ना जैसे में पहला नंबर। तो इसके अंदर लिखो कार्बन का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर, अब वायु से हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा, कार्बन का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर, कार्बन का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर हो गया CO2 प्राप्त होता है। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया जल से कराने पर, जिसकी क्रिया जल से कराने पर कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। हो गया ना? तो रिएक्शन दोनों लाइन का लिख लो। पहले कार्बन को ऑक्सीजन अर्थात वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, जलाने के बाद ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया नीचे जल से कराएंगे, बन जाएगा कार्बोनिक अम्ल। अब नीचे लिखो इसी प्रकार, इसी प्रकार इसी प्रकार सल्फर की क्रिया या सल्फर को वायु के साथ जलाने पर, वायु के साथ जलाने पर SO3 बनता है, SO3 बनता है, SO3 बनता है। हो गया? जो जल में घुलकर H2SO4 बनाता है, ये तो पता ही होगा। जो जल में घुलकर H2SO4 बनाता है, SO3 है तो SO4 बनाएगा। मतलब जो जल में घुलकर H2SO4 बनाता है। हो गया ना? अभिक्रिया लिखना चाहो तो फटाफट देखो, इस बार सल्फर है, इसको ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा अर्थात SO3 बनेगा। संतुलन में तो है नहीं है अभिक्रिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 2 पारम 3 आता है, 3 पारम 2 आता है, नहीं आता है तो इधर 3 का गुणा कर दो और इधर किसका कर दो, 2 का 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, ऑक्सीजन हो गया ना, लेकिन सल्फर का हिट हो गया। अब 2 तो इसके सामने भी क्या कर देना होगा, 2 कर देना होगा। 2 सल्फर इधर, 2 सल्फर इधर, यहाँ पे तुम्हारा 3 और नीचे 2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर, और यहाँ पे 2 और नीचे 3, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन इधर। ये नीचे जो 3 लगा, ध्यान देना केवल ऑक्सीजन का है, सल्फर का नहीं है। कोष्ठक लगा के लगा होता तब सल्फर का होता,
अगर इस तरह से रहा होता तब सल्फर का होता, कोष्ठक नहीं लगा इसलिए केवल किसका है, ऑक्सीजन का। अब ये देखो जो SO3 बना वो किस में घुलेगा, जल में घुलेगा, तो SO3 है, जैसे CO2 था तो CO3 बनाया, तो SO3 है तो क्या बनाएगा, SO4 बना लेगा। तो SO4 के कौन सा आयन होता है जी, 2- सल्फेट आयन बोलते हैं इसको। अगर इसको भी अम्ल बनाना है तो किसके साथ जुड़ना पड़ेगा, H+ के साथ, फिर इसका एक और इसका दो, हमको पता है इसका दो इसके नीचे, इसका एक इसके नीचे, तो H के नीचे 2, SO4 के नीचे 1 लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, H2SO4। नोट कर लो इस अभिक्रिया को। नीचे एक और सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख लो। इसी प्रकार नाइट्रोजन हो गया को वायु की उपस्थिति में जलाने पर, इसी प्रकार नाइट्रोजन को वायु में जलाने पर या वायु की उपस्थिति में जलाने पर हो गया N2O5 बनता है, N2O5 बनता है। हो गया जो जल में घुलकर HNO3 बनाता है, HNO3 बनाता है। हो गया ना, HNO3 बनाता है। हो गया। अब देखो N2 है, नाइट्रोजन को तो N2 से प्रदर्शित करते हैं। जब ये जल में घुलता, जल में बोल रहे ऑक्सीजन के साथ इसको जलाते हैं। सामान्य ताप पर तो जलता नहीं, बहुत अधिक ताप पर जलता है नाइट्रोजन को, इसीलिए हम अफ्री गैस भी कहते हैं। बल्ब में आर्गन के साथ क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन भी भरी जाती है। जो पीला वाला बल्ब आता है उसमें आर्गन के साथ नाइट्रोजन भी भरते हैं। आर्गन के बारे में हम जानते हैं पहले से ही कि आर्गन अक्रिय गैस है, फिर नाइट्रोजन को उसके साथ क्यों भरा गया, क्योंकि इसकी प्रकृति भी क्या होती है, अक्रिय होती है। अभी देखो बंध पढ़ रहे हैं, बंध में अगर ऐसा मिला तो समझाएंगे वहां पे। देखो N2+O2 इसका बन जाएगा N2O5, संतुलन में नहीं आया, फिर से 2 पारम 5 आता नहीं, 5 पारम 2 नहीं आता, क्योंकि N2 और N2 तो संतुलित है। बदल कौन रहा है, इधर ऑक्सीजन 2 ठो, इधर ऑक्सीजन कई ठो है, 5 ठो है, परिवर्तन ऑक्सीजन में हो रहा है। तो इधर 5 का गुणा करा और इधर 2 का, तो यहां भी कितने का देना होगा, 2। अब जो N2O5 है, जब ये जल में घुलता है तो बना लेता है HNO3। ये कैसे हो गया, SO3 में कहे जुड़ के SO4 बनाएगा, CO2 में कहे जुड़ के CO3 बनाएगा, तो N2O5 को जुड़ के N2O6 बनाना चाहिए था ना। वही बनाता वही है N2O6, और इसके ऊपर कितना माइनस, 2 माइनस, तो H के ऊपर प्लस और इसके ऊपर 2 माइनस, और इसका 1 और इसका 2, तो इसका 2 तुम्हारा किसके नीचे आएगा, हाइड्रोजन के नीचे, और इसका 1 इसके नीचे आएगा, मतलब बन जाता है H2N2O6। दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रकृति होती है इसकी, अभी इसको तोड़ के समझा रहे हैं तब समझ में आएगा। यहाँ से अगर 2 गायब कर दो सबका, तो क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा, बनेगा। लेकिन ये सवाल उठता है कि 2 गायब क्यों किए, अरे मतलब 2 से भाग दे दें सब में, तो 2 से 2 एक बार में कट जाता है, जन का भी 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, और ऑक्सीजन का 6 है ना, तो 2 के पारम 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो बन गया HNO3 हमारा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि काटे क्यों इसको, क्यों काटे। ये देखो जो N2O5 होता है ये ठोस अवस्था में कैसे रहता है,
NO2 पे प्लस और NO3 पे माइनस के रूप में। किस रूप में रहता है? NO2 पे प्लस और NO3 पे माइनस। सभी देखोगे N मिलके N2 हो गया और 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन मिलके कितना ऑक्सीजन हो गया? 5 ऑक्सीजन, और एक प्लस है और एक माइनस है, कट के क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब तुम्हारे पास 1 रुपया है, लेकिन 1 रुपया उससे उधार लिए तो तुम्हारे पास 1 रुपया है, इसका मतलब नहीं है, दे दिए तो उसको 0 हो गया, फिर से कट के 0 हो गया। तो इसका मतलब ये यौगिक हमारा सही बना था। ठीक है, जब इसमें ये वाला ऑक्सीजन जुड़ने के लिए आता है, हमने कहा ना ऑक्सीजन जुड़ के N2O6 बना रहा है, तो जब ये वाला ऑक्सीजन इसमें जुड़ने के लिए आता है, बात को ध्यान से समझना, ऑक्सीजन कौन सा आयन बनाता है? 2 माइनस आयन बनाता है ना, ऑक्सीजन तो धनायन बनाता नहीं है, ऑक्सीजन बनाता है ऋणायन। और जब ये ऋणायन इस N2O5 के पास आता है, जैसा कि हमने कहा कि SO3 जो है ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेता है? SO4 बना लेता है। CO2 उधर आ जाओ, CO2 उधर ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेता है? CO3 बना लेता है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसको बता दें। CO2 इधर क्या बना लेगा? CO3 पे 2 माइनस बना लेगा, हो जाएगा। तो सब जुड़ रहे हैं, अब यहां भी आके जुड़ेगा। वो ऑक्सीजन बनाता 2 माइनस है। अब सोचो, जब ये बनाएगा तो इसके पास आएगा कि इसके पास आएगा? क्योंकि दोनों एक ही में है, दोनों में से जाना उसको किसी एक ही के पास। अब हमको समझा दो किसके पास जाएगा? NO3 पे माइनस के पास जाएगा कि NO2 पे प्लस के पास जाएगा? क्यों प्लस के पास जाएगा? क्योंकि ये अगर माइनस है तो क्या माइनस के पास जा पाएगा? समान आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है, अर्थात ये माइनस तुरंत इसको भगा देगा। ठीक है, तो O2 पे माइनस जो है इसके पास जा ही नहीं पाएगा, तो ये किसके पास चला जाता है? NO2 पे प्लस के पास चला जाता है। अब प्रक्रिया समझ लो, NO2 पे प्लस के पास जब O पे 2 माइनस जुड़ने आ रहा है तो O मिलके कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन हो गया ना। और देखोगे एक धनावेश बना है और कितना ऋणावेश बना है? 2 ऋणावेश बना है, घट जाएगा तो एक तो माइनस आया कि नहीं आया? अर्थात ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ये भी NO3 पे माइनस हो जाता है और दूसरा वाला तो NO3 पे माइनस पहले से ही दिखाई दे रहा है। इसलिए हमको NO3 पे माइनस और NO3 पे माइनस कितनी बार दिख जाता है? 2 बार दिख जाता है। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है। दोनों को अगर जोड़ के दिखाएं H2 N2 और O6 दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो है वही तरीका, बस इसमें ठोस अवस्था में जो आयन है थोड़ा अलग तरीके से, इसलिए इनका अम्ल जो है परिवर्तित रूप में बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा? संतुलन के लिए यहाँ पे N के नीचे 2 है ना, लेकिन यहाँ पे N के नीचे क्या है? 1 है। इसके सामने क्या करना होगा? 2 करना होगा, तो क्या बन जाएगा? 2HNO3 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन नाइट्रोजन वाला लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कार्बन का एक और ऑक्साइड का नाम क्या सुने हो? एक तो CO2 अभी हमने देख ही लिया, एक और क्या पढ़े हो? CO3 कोई ऑक्साइड है? अभी तो बोलेंगे अभी तुम लोग कौन? CO नाम क्या है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कार्बन के अपूर्ण दहन से बनता है। किससे बनता है? अपूर्ण दहन से। जब इसको जल में घोलते हैं ना, तब ये कोई अम्ल नहीं बनाता है, कोई अम्ल नहीं बनाता है। जब अम्ल ही नहीं बनाएगा तो क्या लिटमस पेपर को प्रभावित करेगा? लिटमस पेपर को अम्ल या क्षार ही प्रभावित कर सकते हैं ना, तो अम्ल ये बनाएगा नहीं, तो प्रभावित कहां से करेगा? अगर अम्ल नहीं बनाएगा, प्रभावित नहीं करेगा, तो इसकी प्रकृति भी अम्लीय नहीं होगी। लिटमस पेपर को अगर प्रभावित नहीं किया तो उसे उदासीन कहा जाता है। ठीक है, याद रखे रहना, अगर लिटमस पेपर को प्रभावित किया तो या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा। नीले को लाल किया तो अम्लीय, लाल को नीला किया तो क्षारीय। सही बोले हैं? देख लेना तुम लोग, कंफ्यूजन हमको हमेशा रहती है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखेंगे। अब इंडिकेट पॉइंट, परंतु अधातुओं के कुछ ऑक्साइड, परंतु अधातुओं के कुछ ऑक्साइड, परंतु अधातुओं के कुछ ऑक्साइड, अधातुओं के कुछ ऑक्साइड जैसे CO,
CO नाम कोष्ठक में लिखना चाहो तो लिख लेना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हो गया। कॉमा कॉमा N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसे और कौन सी गैस कहते हैं? लाफिंग गैस। इसको सूंघने से आदमी हंसने लगता है। उसको मारते रहोगे तब वो हंसेगा। वो तुम लोग टेस्ट में नंबर नहीं पाओगे, यही सुहाग मारेंगे तुम लोग को, किसी को पता नहीं चलेगा तब। हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। आगे कॉमा नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसका सूत्र होता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। आदि आदि उदासीन प्रकृति के होते हैं। आदि उदासीन प्रकृति के होते हैं। उदासीन प्रकृति के होते हैं। हो गया ना। आगे बढ़ो। नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिख लो। नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट। सामान्यतया अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। जल से क्रिया नहीं करती हैं। सामान्यतया अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं, परंतु क्लोरीन जल से क्रिया करके अपना अम्ल बनाता है। अपना अम्ल बनाता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन छोड़ता है। अब देखो, ये क्रिया हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं। क्या बनता है? HCl बनता है। और पहले तो नवजात ऑक्सीजन देता था ना, जो ऑक्सीकारक गुण विरंजक चूर्ण के ऑक्सीकारक गुण में इसको पढ़े थे हम लोग। तो वहां से नवजात ऑक्सीजन छोड़ता था। नवजात ऑक्सीजन जाके किसी का ऑक्सीकरण कर देता था। परंतु यहाँ पे कोई है ऑक्सीकरण करने वाला? ऑक्सीकरण करने के लिए कोई पदार्थ तो होना चाहिए, नहीं है। इसलिए ये ऑक्सीजन आपस में ही जुड़ के क्या बना लेता है? O2, क्योंकि ऑक्सीजन कभी अकेले तो रहता नहीं है। ऑक्सीजन हमेशा किस रूप में रहता है? O2 के रूप में रहता है। इसको याद रखे रहना। तो क्या हो गया? HCl बना और O2 बन गया। संतुलन के लिए यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पे कितना? 4। क्यों? क्योंकि देखो इधर ऑक्सीजन 2 था और पहले इधर एक ही ऑक्सीजन दिख रहा था, सामने 2 कर दिए, 2 एक कम, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन देखना था। हाइड्रोजन 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया तब। तो इसलिए यहाँ पे एक ही था, सामने कितना करना पड़ा? 4 करना पड़ा। अब जब 4 किए तो Cl भी 4 हो गया, क्योंकि 4 का गुणा सब में होगा। 4 Cl हो गया, जबकि इधर Cl पहले कितना था? 2 ही था। उस 2 को 4 करने के लिए सामने 2 करना पड़ा। 2 दूनी कितना हो गया?
4 हो गया। तो एक को संतुलित करने के लिए तीनों को हमें बदलना पड़ा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इस रिएक्शन को हम लोग। यही हमारा जो HCl है इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो ये अपना अम्ल बना लिया है। अब धातु के बारे में हमको पढ़ना है कि धातुएं प्राप्त कैसे की गई, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो कहां से आएंगी? हवा में से उड़ के तो आएंगी नहीं हमारे पास कि आ गई, हमने पकड़ के उनको रख लिया। कहीं ना कहीं से प्राप्त की गई होंगी। और धातुओं का सबसे बड़ा जो स्रोत है भूपर्पटी है, अर्थात हमारी पृथ्वी की पहली परत जहां तक खनिज पाए जाते हैं उसे भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? धातुएं जमीन से खोदी गई और निकाली गई। इसका मतलब हमारे घर में ये जो तार लगा हुआ है कॉपर वायर है अभी। ठीक है, थोड़ा महंगा लगवाए इसलिए कॉपर वायर है, सस्ता लगवाते तो एल्यूमिनियम वायर होता। तो कॉपर वायर है, बाकी वो केबल तो जो है एल्यूमिनियम वायर, दोनों धातु है। तो खरीदे हम क्यों इसको? हम भी चले जमीन खोदे, उसमें कॉपर निकाले, ले जा घर में लगा ले, हो जाएगा ना ऐसा। अभी तुम जाते हो चांदी खरीदते हो, सोना खरीदते हो, दुकान पे जाते हो, अरे इससे बढ़िया जाओ जमीन में खोदो, निकालो, उसके बाद ले जाओ सुनार की दुकान पे बनवा के लेके चले आओ अपना, हो जाएगा। नहीं ऐसा हो जाएगा? क्यों नहीं ऐसा होगा? जमीन से निकाल के हम तुरंत ले जाके उसको प्रयोग थोड़ी ना कर लेते हैं। निकालने के बाद वो विशिष्ट प्रकार के प्रक्रमों से गुजरता है, तब एक अच्छी सी धातु दिखती है हमें। समझ गए? कोई भी धातु जो है जमीन के अंदर से जब निकलती है तो कई प्रक्रमों से गुजरने के बाद हमें अपने अति सुंदर रूप में दिखती है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, चाहे कोई भी धातु का हम प्रयोग करें। समझ गए? अब वहां से जमीन से निकाले और अति सुंदर रूप से उसको दिखाने के लिए जो बीच में उसका फेशियल ओशियल किया गया है, ब्यूटी पार्लर हो गया है, वही कहलाएगा धातु कर्म। क्या कहलाएगा? धातु कर्म। तो अब हमको पढ़ना है धातु कर्म, कि वो गया कैसे, फेशियल कैसे हुआ, बाकी का काम कैसे हुआ, उसका जो जितनी प्रक्रिया है उसको हमको पूरा पढ़ना है। और ये हमारे सिलेबस में है। अगर ये हमारे सिलेबस में है तो इससे सवाल जरूर बनेगा, ये ध्यान दिए रहना। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में दो ही चीजें, दो क्या तीन चीजें ही बची हैं बस। एक तो सक्रियता श्रेणी पढ़नी थी, जो कि बिना धातु जाने हम जान नहीं सकते थे, इसलिए उसके कारण हमको धातु पढ़ाना पड़ा। और जब धातु पढ़ लिए तो अधातु का जानना जरूरी था, ये अधातुएं क्या होती हैं, इसलिए अधातु पढ़ाना पड़ा। अब हमको धातु का निकालना, मतलब पहले तो सक्रियता श्रेणी हमारे सिलेबस में थी, और अब धातु कर्म ये जो हमको पढ़ना है ये हमारे सिलेबस में है, और इसके बाद संचारण हमारे सिलेबस में है। केवल इस चैप्टर से तीन ही चीजें सिलेबस में है, और ये तीनों तुम्हारे एग्जाम में सवाल बनाएंगे। ध्यान देना, पहले तो सक्रियता श्रेणी से एक सवाल फिक्स है, सक्रियता श्रेणी से एक सवाल फिक्स है। दूसरा तुम्हारा धातु कर्म में दो सवाल फिक्स है। कौन कौन से? निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, तीनों में से कोई दो जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद संचारण। संचारण का तो एक विशेष प्रक्रिया, इसको हमने पीछे पढ़ ही रखा है, संचारण क्या होता है। ठीक है, यहां भी उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो तीनों में से तुम्हारे ये तीन हेडिंग जो है, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म और उसके बाद संचारण, इन तीनों में से भाग्य बढ़िया है तो तीनों सवाल तुमको मिल जाएंगे, नहीं तो दो हेडिंग पे तो सवाल फिक्स है, मिलेगा तुम्हें। समझ गए? अभी मान लो इसके पहले जो धातु का गुण था, अधातु का गुण था, ये भी हमारे सिलेबस में था, तो इससे भी सवाल बनते थे, इसलिए इनकी प्रायिकता थोड़ी कम हो जाती थी, क्योंकि 70 नंबर के सवाल तुमको देने हैं, वो भी 3 खंड में देना है। तो एक खंड पे मान के चलो 23 नंबर के आसपास का आता है। जो हमारा फिजिक्स होता है वो 23 नंबर, केमिस्ट्री होता है 23 नंबर, उसके बाद जो बायो है वो 23 नंबर, या कुछ ऐसे 25-25 नंबर के आसपास इधर उधर कर लेते हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे। तो मान के चलो अगर तुमको 23 नंबर आ रहा है इसमें से, और शायद 3 या 4 चैप्टर ही हैं, तो 4 चैप्टर में से 23 नंबर अगर देना है तो 4 छक्का 24, एक चैप्टर से 6 नंबर का देगा वो। अब अगर 6 नंबर का पहले 6 हेडिंग में से देता था तो मान के चलो एक हेडिंग पे 1 नंबर की प्रायिकता आती थी, लेकिन अब हेडिंग्स कम करके केवल 3 हेडिंग इस चैप्टर में कर दिया है, इसीलिए एक हेडिंग पे कितने नंबर की संभावना हो गई? 2 नंबर की संभावना हुई। तो याद रखे रहना, सक्रियता श्रेणी तुमको 2 नंबर दिलवाएगी, धातु कर्म 2 नंबर और संचारण 2 नंबर। संचारण 2 नंबर में नहीं आया तो 1 नंबर में आएगा, तब इधर तुम्हारा धातु कर्म को 3 नंबर में कर देगा।
ठीक है, इसमें अयस्क किसी का पूछ लेगा, सूत्र पूछ लेगा तो वो तुम्हारा 1-2 नंबर वैसे ही बढ़ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले धातुओं की उपस्थिति देखते हैं कि धातुएं उपस्थित कहाँ होती हैं। तो हमने बता दिया धातुएं सामान्य रूप से भूपर्पटी में उपस्थित होती हैं। धातुएं सामान्य रूप से कहाँ उपस्थित होती हैं? भूपर्पटी में उपस्थित होती हैं। जो भूपर्पटी क्या होती है? पृथ्वी की वह पहली परत जिसमें खनिज पाए जाते हैं या अयस्क पाए जाते हैं, जिसमें धातुएं पाई जाती हैं, क्योंकि धातुओं से ही खनिज और क्या बनते हैं? अयस्क बनते हैं। तो जिसमें धातुएं पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। हो जाएगा। अब भूपर्पटी में ऐसा नहीं है कि धातुएं ही पाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं और धातुएं भी पाई जाती हैं। अभी भूपर्पटी में जितने तत्व पाए जाते हैं उसका 47% ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि अधातु है। समझ गए? 47% ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि अधातु है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है, जो कि 13% पाई जाती है। 100 में से 13 एल्यूमिनियम होगा। अब सोचो, कॉपर हमारा बहुत कम मात्रा में पृथ्वी में पाया जाता है, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा मात्रा में पृथ्वी में पाया जा रहा है, फिर भी एल्यूमिनियम भी बहुत ज्यादा महंगा है। एल्यूमिनियम लेने जाओगे तो लगभग 1300 या 1400 रुपए किलो मिलता है। इसीलिए कभी कभी देखे होगे कि तार चोरी का मामला सामने आता है। जो खंभे पर तार गया है उसकी चोरी का मामला सामने आता है कि तार चोरी हो गया, चोर तार काट के उठा लेगा। क्यों उठा ले जाते हैं? क्योंकि वो तार किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। और अगर वो 10 किलो चुरा के लेके चले गए तो 1300 में 10 का गुणा कर दो, 13,000 रुपए। और अगर चोरी से बेचेंगे, मान लो कुछ कम बेचे, तब वो 1,000 रुपए किलो तो बेचेंगे ही, 10,000 रुपए का बेच लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आएंगे तो 10 किलो चुराने आएंगे नहीं, 50-100 किलो चुरा के ले जाएंगे, मतलब 1 लाख का माल चुरा के ले गए। तो यही कारण है एल्यूमिनियम क्यों महंगा है। अब जो हमने तुमको बताया कि बीच में लाके उसका फेशियल करते हैं, उसको ब्यूटी पार्लर लेके जाते हैं, एल्यूमिनियम के ब्यूटी पार्लर का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए वो महंगा हो जाता है। समझ गए? ये याद रखे रहना। तो एल्यूमिनियम जब अपने शुद्ध रूप में आता है तो बहुत खर्चे के साथ आता है, इसीलिए एल्यूमिनियम महंगा मिलता है। बाकी तो एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब बहुत ज्यादा पाया जाने का मतलब जब उसको शोधित करेंगे तभी तो हम उपयोग कर सकते हैं, तो शोधन में उसकी बहुत खर्चा आता है, इसलिए एल्यूमिनियम महंगा हो जाता है। तो इसमें पहली हेडिंग लिख लो। हेडिंग क्या लिखोगे? अब धातुओं की उपस्थिति हेडिंग लिखेंगे। धातुओं की उपस्थिति। धातुओं की उपस्थिति तो लिखो। धातुओं की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत। धातुओं की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत। प्रमुख स्रोत हो गया। भूपर्पटी है। भूपर्पटी, ये लिखना है भूपर्पटी। सुर्खी वाला रहेगा, ध्यान दिए ना। हो गया। भूपर्पटी है। हो गया। परंतु परंतु कुछ धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि, हो गया, समुद्री जल में भी पाई जाती हैं। समुद्री जल में भी पाई जाती हैं। हो गया। समुद्री जल में भी पाई जाती हैं। हो गया। तो ध्यान देना, अगर प्रमुख स्रोत की बात करेगा तो भूपर्पटी अर्थात पृथ्वी की पहली परत है। अब समुद्र जानते हो समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। किस कारण से खारा होता है? नमक घुला रहता है ना। नमक क्या है? लवण है। तो अब समुद्र के जल में नमक का सूत्र तो तुम जानते हो क्या? NaCl। तो कहते खाली समुद्र में नमक ही घुला है? अरे समुद्र में केवल नमक ही नहीं और सारे लवण घुले होते हैं। जैसे इसका NaCl, उसके बाद Na2SO4, CaCl2, CaSO4,
इस प्रकार से और सारे कई लवण घुले रहते हैं, MgCl2, MgSO4। तो देख रहे होगे इसमें सोडियम है जो कि धातु है, इसमें भी सोडियम है जो कि धातु है, कैल्शियम है जो कि धातु है, ये भी कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। ये सब कहाँ पे है? समुद्र के जल में है। तो इनका स्रोत समुद्र का जल भी हो सकता है, जहां से प्राप्त होगा वो सब स्रोत कहलाएगा। लेकिन प्रमुख स्रोत की अगर चर्चा करें तो क्या होगा? भूपर्पटी अर्थात पृथ्वी की पहली परत हो गया। हमको चर्चा भी यहीं से करनी, समुद्र के जल से हमको नहीं निकालना है, हमको कहां से निकालना है? भूपर्पटी से निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें पहले नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट काली पेन से, प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहला मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, दूसरा संयुक्त अवस्था में। इसकी चर्चा होगी कल। संयुक्त अवस्था में मुक्त का मतलब वो किसी से जुड़ी नहीं होंगी, सीधे सीधे मिलेंगी। जैसे सोना हो गया, हीरा हो गया, हीरा तो अधातु है ना, धातु की चर्चा कर रहे हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया और प्लेटिनम हो गया। ये जमीन के अंदर मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात किसी से जुड़ी नहीं होती हैं। जमीन से निकालेंगे तो सोना सीधे सीधे निकलता है, वो चमकता हुआ नहीं निकलता है। उससे बहुत सारे पदार्थ या बहुत सारी अशुद्धियां जुड़ी रहती हैं, उसको ले जाके शोधित करके साफ करके तब प्रयोग करने लायक बनाते हैं। ठीक है, धुलने थोड़ी साफ हो जाएगा, उसके अंदर तक अशुद्धियां गई रहती है ना। जब उसमें जुड़ते हैं कण उसके पास पास, तो बहुत सारी अशुद्धियां भी तो बीच बीच में परमाणविक स्तर पर वितरित हो जाती है। उनको दूर करने के लिए विशेष प्रकार के शोधनों से गुजारा जाता है, ध्यान में रखे रहना। ऐसा नहीं है कि धातु मतलब सोना जमीन में ऐसे था, जैसे तुम लोग ले आते हो हार पहनते हो ना, वो था जमीन में से रखा गया था, उसके ऊपर मिट्टी लग गई थी, लेके आए, टोटी चला के धो दिए, साफ हो गया, फिर गटे में पहन लिए। ऐसा नहीं होता है। उसमें सोने की परमाणु आपस में जुड़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे। जब वो पास पास आके जुड़ते हैं तो उनके बीच में कोई दूसरा परमाणु भी आ जाता है, अर्थात अशुद्धियां इनके परमाणुविक स्तर पर वितरित रहती हैं। इसीलिए उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, उसी को हम धातु कर्म कहते हैं। समझ गए? तो जो कम क्रियाशील है वो मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, जो ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील का मतलब अकेले नहीं रहना चाहती है, किसी से जुड़कर रहना चाहती है, वो तुरंत किसी से जुड़ के अपना यौगिक बना लेंगी, और उसी यौगिक को हम खनिज या अयस्क कहते हैं। और उसी खनिज या अयस्क से हमको धातु का निकालना यहाँ पे पड़ना है, क्योंकि सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको दुर्जा से शोधन कर लो, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बाकी जो संयुक्त अवस्था में पाई जा रही है, जैसे मान लो ये तुम्हारा सोडियम, ये एल्यूमिनियम का देखो NaAlF6, ये सोडियम क्रायोलाइट है, या बॉक्साइट देखें Al2O3, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। इसी बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। अब इसमें देखो हमको तो चाहिए खाली क्या? एल्यूमिनियम, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो वो परमाणुविक स्तर पर जुड़ा है ना, उसको अलग करने के लिए थोड़ी ना कि टोटी के पानी से धो दिया, ऑक्सीजन अलग निकल के भाग गया, और ऐसे नहीं निकल जाएगा। उसके बंध को तोड़ना पड़ेगा हमें विशिष्ट प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा, तब एल्यूमिनियम उसमें से अलग होगा। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच बंध बना हुआ है, याद रखे रहना। इसमें तुम्हारा आयनिक बंध भी बन सकता है। एल्यूमिनियम कितना प्लस बनाता है? 3 प्लस, और ऑक्सीजन कौन सा बनाता है? 2 माइनस। तो देख रहे हो, धनायन और ऋणायन के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, और धनायन और ऋणायन के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है, जिनको तोड़ना काफी कठिन कार्य होता है। इसलिए प्रक्रिया यहाँ पे लंबी हो जाती है। तो आगे इसको कल पढ़ेंगे हम लोग। जो क्रियाशील होंगी वो इस तरह से संयुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, और जो कम क्रियाशील होंगी वो किसी से क्रिया नहीं करेंगी और मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी। ठीक है, तो इसको लिखवाएंगे कल से धातु कर्म शुरू होगा। निष्ठापन, भर्जन और प्रगलन पढ़ना है हमको इसमें। जाओ।